हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हम चैप्टर क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 कर रहे थे। उसमें अगला जो टॉपिक आपका होता है वो आता है विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि आप अब नेशन को विजुअलाइज कर रहे हो कि आपका नेशन कैसा दिखेगा। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को हम कैसे मानते हैं कि हमारी भारत माता है, उस तरीके से हमने उसको एज ए मदर के रूप में, ठीक है, मदर के रूप में विजुअलाइज किया है। ठीक है, एज ए मदर कि इंडिया हमारी मदर है, इसलिए ऐसे विजुअलाइज किया है। तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो कैसे विजुअलाइज कर रही हैं वो उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वाइल इट इज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट ए रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और ए स्टैचू, हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन। तो आप इसके अंदर बता रहा है कि कोई राजा होगा, कोई रानी होगी, या कोई भी मंत्री वगैरह होगा, किसी अगर व्यक्ति की बात करें तो आप उसका पेंटिंग वगैरह बना के उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। पर एक नेशन का फेस कैसे होगा, इसको कैसे पता चलेगा, आप एक नेशन को क्या फेस दोगे वो आपको कैसे पता चलेगा। तो आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी, ठीक है, फाउंड ए वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग ए नेशन। तो अब ये एक फीलिंग है कि आप अपने नेशन को एक अच्छी तरीके से मान रहे हो, ये एक फीलिंग है, और फीलिंग को आप कैसे शो कर सकते हो। तो उसके लिए इन्होंने एक बढ़िया रास्ता निकाला कि उसको क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, यानी कि उसको एज ए पर्सन कंसिडर कर लिया कि ये कोई पर्सन होगा, मेल और हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। वो जो पर्सन है उसको मेल भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप देखें तो फीमेल भी उसको कंसिडर आप कर सकते हो। जैसे हमने हमारी जो इंडिया है उसको एज ए फीमेल कंसिडर किया, माता मान के, जैसे भारत माता है वैसे ही। तो इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन। और वो अपने, दूसरे शब्दों में कहें तो वो अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया वो कैसा है, एक पर्सन के जैसा है। नेशन वर देन पोर्ट्रेट एज ए फीमेल फिगर, और उसी के कारण जो ये जो नेशन है उनको कैसे कंसिडर किया जाने लगा, फीमेल फिगर के अंदर पोर्ट्रे दिखाया जाने लगा। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। और ये जो फीमेल फॉर्म है, ये ऐसे जो आपने नेशन को पर्सोनिफाई किया फीमेल के रूप में या वुमेन के रूप में, तो वो किसी पर्टिकुलर रियल लाइफ के अंदर वो किसी पर्टिकुलर वुमेन से रिलेट नहीं करती है। रेदर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ ए नेशन इन ए कंक्रीट फॉर्म। और उसके बजाय वो क्या करती है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देती है, एक बहुत बड़ा आइडिया देती है कि एक नेशन जो है वो कंक्रीट फॉर्म में है, कि हाँ हमने उसको माता या फादर मदर जैसा भी है वो कंसिडर कर लिया है। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। और ये जो फीमेल फिगर है ये एलिगरी बन गई, यानी कि एलिगरी एक तरीके से आप समझ सकते हो जो इमोशंस होते हैं या फीलिंग्स होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, पर्सोनिफाई करना या उनको जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो कुछ सिंबल्स के थ्रू किया जाता है, तो उसको एलिगरी बोलते हैं। चलिए आगे। You will recall that the French Revolution artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic। ठीक है, और ये आपने देखा होगा, हमने जब ये पढ़ा था तो हमने भी देखा है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 9th क्लास में, तो उन्होंने क्या किया, आर्टिस्ट जो है उन्होंने फीमेल एलिगरी को पोर्ट्रेट करा, कौन से आइडिया बताने के लिए, लिबर्टी बताने के लिए, जस्टिस को बताने के लिए, और फ्रांस एक रिपब्लिक है उसको बताने के लिए उन्होंने फीमेल एलिगरी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल। और ये जो आइडियाज हैं इनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। एज you would remember the attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales। तो आपने देखा होगा कि जो एट्रीब्यूट्स है लिबर्टी के, ठीक है, लिबर्टी को कैसे बताया गया, एक रेड कैप के थ्रू बताया गया कि लोग बाग रेड कैप पहन रहे हैं यानी कि हम फ्री हो गए हैं, या फिर एक ब्रोकन चैन के द्वारा बताया गया कि हाँ जो स्लेवरी की या जो ये हमारे ऊपर राज कर रहे थे वो सिस्टम जो है वो टूट गया है, वो चैन जो है वो टूट गई है, इसलिए हम अब कैसे हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। ठीक है, वाइल जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड लेडी, आपने देखा होगा
कोर्ट वगैरह में, तो मूवीज वगैरह में कई बार दिखाया जाता है कि वाइट कलर की स्टैचू होती है, उसकी आंखों पे पट्टी होती है और एक तराजू सा वेइंग स्केल लेके वो खड़ी होती है। तो उसको किसके लिए कंसिडर किया जाने लगा? जस्टिस के लिए उसको कंसिडर किया जाने लगा। फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। और इसी तरीके से ये जो फीमेल एलिगरीज हैं ये 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई ताकि वो नेशन को रिप्रेजेंट कर सके। इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मैरिनी, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशन। और फ्रांस के अंदर उसको कैसे किया गया? एक मैरिने नामक वुमेन की पोर्ट्रेट बनाई गई जिसको कि उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशन इस तरीके का नेशन है, यानी कि उन्होंने फीमेल कंसिडर किया है और ये एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था, इसलिए उन्होंने ये नाम दे दिया मैरियने। ठीक है, तो ये किसको बताती है कि वो जो फ्रांस है वो एक पीपल्स का, लोगों का नेशन बन गया है, इसलिए अब वहाँ पे सब फ्री हैं। ठीक है, कोई किसी के अंडर में नहीं है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड द कॉकेट। और यहाँ पे आप देखें तो ये जो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले गए तो कहाँ कहाँ से निकाले गए? लिबर्टी के लिए निकाले गए, रिपब्लिक के लिए निकाले गए, तो उसको रेड कैप भी दी गई, ट्राई कलर भी दिया गया और पॉकेट भी उसको दिया गया। ठीक है, स्टैचूज ऑफ मैरिने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्पेयर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ द यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे आप देखिए तो स्टैचूज हैं मैरियने की, वो पब्लिक के अंदर दिखाई गई, पब्लिक स्क्वेयर्स पे जहाँ पे भीड़ चौराहों पे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चौराहों पे उनकी मूर्तियां लगाई गई ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो एक सिंबल है ये नेशनल यूनिटी का सिंबल है और उनको एक ऐसे ही यूनिटी के अंदर रह के खुद को आइडेंटिफाई करना है कि हम सब एक हैं। मैरियने इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाम्प, और मैरियने की इमेज भी कहाँ बनाई गई? कॉइन्स और स्टाम्प के ऊपर भी बनाई गई है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो सिमिलरली जर्मेनिया, जो जर्मेनिया है बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। तो जर्मनी की जो एलिगरी थी या जर्मनी ने कैसे माना? तो जर्मेनिया को माना। जर्मेनिया भी एक वुमेन फिगर थी जिसको एक जर्मन नेशन ने खुद का सिंबल मान लिया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीफ एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। ठीक है, और ये जो जर्मेनिया है इसके विजुअल जो देखते हैं उसके अंदर क्या है कि वो एक क्राउन पहन के रखती है जो ओक लीव्स का बना हुआ होता है। और ये जो जर्मन ओक है वहाँ जर्मनी में किसके लिए यूज होता है? हीरोइज्म के लिए होता है। यहाँ पे ये देखिए ये आपको जर्मेनिया बताया गया है। तो यहाँ पे ये वाला जो इसने पहन रखा है ये इसका क्राउन है जो ओक लीव्स का बना हुआ है। यहाँ पे ये ओक लीव्स का बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये एक हीरोइन को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ आपके सिंबल्स आते हैं, इनको देख लेते हैं। तो ब्रोकन चेन्स का मतलब होता है कि बीइंग फ्रीड, यानी कि आप फ्री हो गए हो, आपको लिबर्टी मिल गई है। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, तो सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ को बता रहा है। तो यहाँ के आप एक बार इसको दोबारा देखिए कि यहाँ पे जो इसने ये जो फिगर है इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, लगभग इसके अंदर जो चीजें हैं वो बताई गई है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, तो यहाँ पे हीरोइंस को बताया गया है। स्वॉर्ड जो है वो ये बता रहा है कि हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, अगर आप हम पे ज़्यादा प्रेशर वगैरह करेंगे तो हम रिवोल्ट भी कर सकते हैं। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, तो विलिंगनेस टू मेक पीस, हम शांति बनाए रखने के लिए भी तैयार हैं। पहला ऐसा नहीं है कि हम एकदम से हथियार उठा लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पहले आपको ओलिव ब्रांच दिखती है जो ये बता रही है कि हाँ हम शांति के लिए तैयार है, अगर आप शांति से बातचीत करके हमारे साथ कोई काम है या हमारा जो मूवमेंट है, आंदोलन हमने जो शुरू किया है उसको आप पहले शांति से समझा सकते हैं, हाँ शांति से निपटा सकते हैं उसको। अगर आप नहीं करते हैं और आप ज़बरदस्ती हमारे साथ करते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं, तो हम फाइट करने के लिए भी तैयार हैं। उसके पीछे आप देखते हैं तो ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर दिखता है। तो ये 1848 के अंदर जर्मन स्टेट्स के अंदर लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग था जिसको कि वहाँ के ड्यूक्स ने, जर्मन स्टेट्स के ड्यूक्स ने बैन कर दिया था। और पीछे से राइजिंग सन हमें दिखता हुआ मिलता है, उसकी जो रेल है वो आती हुई दिखती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक नया एरा, एक नए युग शुरू
हो रहा है। तो ये आपका ये जो पिक्चर था उसके बारे में है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ब्रोकन चेन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये ट्राई कलर आ गया पीछे से। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये जो रेज दिख रही है ये रेज आ गई है, ये स्वॉर्ड है और ये आपकी ऑलिव ब्रांच है। और यहाँ पे जो ईगल ब्रेस्ट प्लेट है ये जो जर्मन की स्ट्रेंथ है उसको दिखाता है। ठीक है, तो ये था आपका उसके आगे। ठीक है, ये कुछ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म यानी कि आप किसी दूसरे देश को अपने अंडर में कर रहे हैं, इंपीरियल है, और नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट बिकेम ए नैरो क्रीड विद द लिमिटेड एंड्स। और जब यहाँ पे 19th सेंचुरी आती है, 19th सेंचुरी के अंदर अगर हम देखें तो ये जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है ये अब इतना नहीं रही है, आइडियलिस्टिक नहीं रही है, कि क्योंकि अब यहाँ पे लगभग सारे नेशन क्रिएट हो चुके हैं। तो इसका जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट था वो अब फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर ख़त्म हो चुका है। अब ये क्या है कि एक क्रीड बन चुका है लिमिटेड एंड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे एक नैरो क्रीड है कि हाँ छोटा, अब इसका जो विचार है वो उतना बड़ा ना हो कि एक छोटा है कि भी मेरा कंट्री बन चुका है, अब मेरे को सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोचना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। और इस पीरियड के अंदर जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे वो बिल्कुल ही असहनीय हो गए कि उनको कोई भी बात सहन नहीं हो रही है और एक दूसरे की, और वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार, युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ऑन इंपीरियलिस्टिक एम्स। तो जो मेजर यूरोपियन पावर्स हैं उन्होंने इस नेशनलिस्ट एस्पिरेशन को, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग आ रही थी लोगों के अंदर, उसको मैनिपुलेट करना, उसको बदलना शुरू कर दिया ताकि उनके जो खुद का इंपीरियलिस्टिक एम है कि भी हमें अपने एम्पायर को बढ़ाना है, तो वहाँ उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने मैनिपुलेट, चेंज करना शुरू कर दिया। किसको? जो लोगों के नेशनलिस्ट फीलिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो इंपीरियलिज्म है इसका मतलब है कि अब ये जो है कॉलोनीज बनाना शुरू कर देंगे, अदर अलग कंट्रीज में जाके कॉलोनीज बनाना शुरू कर देंगे। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया को भी अपनी कॉलोनी बनाया था, वैसे ही ये अब अलग दूसरी कंट्रियों में जा जाके अपना काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। और जो सबसे सीरियस सोर्स था यहाँ पे नेशनलिस्ट टेंशन का यूरोप के अंदर 1871 के बाद, वो एरिया कौन सा था? बाल्कन का एरिया था। द बाल्कन्स वाज ए रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनिग्रो, whose inhabitants were broadly known as the स्लैब। तो बाल्कन्स के अंदर कौन कौन सा रीजन था? ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन बहुत था। तो उसके अंदर देखिए तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ये जो आपके जितने भी ये कंट्रीज दे रखे हैं इन सब के लोग बाग वहाँ पे थे। और इन सबको कुल मिला के इन सबको क्या बोला जाता था? इन सब के लोगों को स्लेव्स बोला जाता था। स्लेव्स नहीं, स्लैब। ठीक है, तो ये लगभग लगता है कि ये गुलाम होंगे, स्लेव वाली बात है, स्लेव नहीं है, इनको स्लेव बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। और जो आपका ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो ऑटोमन एम्पायर है ये आता है आपका, जो आज की कंट्री है, अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो टर्की के अंदर जो टर्की का राजा था उसको ऑटोमन बोला गया। तो ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की के राजा का जितना बड़ा एम्पायर था वो सब ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। और ये जो है एक बहुत बड़ा पार्ट इस बाल्कन एरिया का किसके अंडर में आता था? इस टर्की के राजा के अंडर में आता था। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ द रोमांटिक nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। और यहाँ पे जो रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग्स है वो यहाँ पे आनी शुरू हुई, जिसने क्या किया कि इसको ऑटोमन एम्पायर से अलग कर दिया। पहले ये ऑटोमन एम्पायर क्या था, अब तो इसलिए यहाँ पे जो रीजन था ये बड़ा एक्सप्लोसिव हो गया, क्योंकि अब ये एक फ्री एरिया है जो
यूरोपियन पावर से घिरा हुआ है। ऑल थ्रू द 19th century द ऑटोमन एम्पायर हैड sought to strengthen itself through modernization and internal reforms but with very little success। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी के अंदर ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे डाउन होने लग गया था, तो यहाँ पे डाउन होने लग गया था, तो ये अब अपनी जो पावर है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, बढ़ा रहा है, पर इसको कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है। उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, खुद के इंटरनल रिफॉर्म्स कर रहा है, ताकि ये जो स्लैब्स वाला एरिया है, ये किसके अंडर में रहे, अभी भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर में रहे, पर यहाँ पे ऐसा अब इसको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रहे। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। और इसके जो यूरोपियन सब्जेक्ट थे, जो यूरोपियन कंट्रीज थी इसके अंडर में, उन्होंने क्या किया कि वो इसके कंट्रोल से बाहर होते गई और खुद को क्या कंसिडर कर दिया, उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। द बाल्कन्स पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स for independence or political rights on the nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें फॉरेन पावर, ओके, तो यहाँ पे देखें तो ये जो बाल्कन्स लोग हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि अपने इंडिपेंडेंस के लिए या पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो नेशनलिटी के थ्रू इनको मिल रही है, तो वो कहते हैं कि पहले अगर हम हिस्ट्री देखें बाल्कन्स की, तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट थे और धीरे धीरे ये जो फॉरेन पावर्स हमारे ऊपर आई, इन्होंने हमारे यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया। उससे पहले हम क्या थे, हम इंडिपेंडेंट ही थे। हैंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन द बाल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल एज अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। और यहाँ पे जो रिबेलियस नेशनलिस्ट थे बाल्कन्स के, वो किस लिए क्या सोच रहे हैं कि उनका जो स्ट्रगल है वो क्या है, एक ऐसा अटेम्प्ट है कि वो जो उनकी काफ़ी सालों तक जो इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है उसको वापस पाने का हमारा ये तरीका है कि हमें रिबेल या रिवोल्ट करना चाहिए। ठीक है, एज द डिफरेंट स्लेविक nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkans area became an area of intense conflict। और जैसे अलग अलग हमने देखा काफ़ी सारी कंट्रीज यहाँ पे थी, तो वो सब अलग अलग अपना स्ट्रगल कर रही हैं कि भी उनकी आइडेंटिटी या इंडिपेंडेंस के लिए वो स्ट्रगल कर रही हैं। तो जो बाल्कन एरिया है वो एक कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया है। द बाल्कन स्टेट्स वर फ्यूरियसली जेलिस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। और ये जो बाल्कन स्टेट्स हैं, जो आपस के स्टेट्स हैं इनके खुद के अंदर, वो एक दूसरे से जेलस हो रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें ज़्यादा टेरिटरी मिल जाए। किसके लिए, उसके ऊपर अगर किसी दूसरी कंट्री के ऊपर हम राज कर लेंगे तो हमें ज़्यादा एरिया मिल जाएगा और एक्सपेंस किसका होगा, खर्चा किसका होगा, उन सब का खर्चा उन्हीं से लेंगे। ठीक है, मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स आल्सो बिकेम द सीन ऑफ द बिग पावर राइवलरी। और यहाँ पे मैटर क्या हुआ, जब कॉम्प्लिकेटेड होता है कैसे, क्योंकि ये जो बाल्कन्स है इसको जो यूरोपियन पावर है, ठीक है, जो आपकी यूरोपियन पावर्स हैं, बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो इसके अंदर राइवल बन गई है, दुश्मन बन गई है, वो यहाँ पे कंपटीशन करना चाह रही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। और अब वो किसके लिए लड़ रहे हैं कि यूरोपियन पावर यहाँ पे ट्रेड करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ में इसको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए नेवल यानी कि नेवी और मिलिट्री के द्वारा इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाह रहे हैं। दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। और ये जो राइवलरी है ये एविडेंट है कि बाल्कन्स का जो एरिया है वो अनफोल्डेड रहा है, वो सोल्व नहीं हुआ है। ईच पावर जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी was keen on the countering the hold of the other power over the Balkan and extending its own control over the area। तो यहाँ पे जितनी पावर्स है जैसे कि रशिया आ गई, जर्मनी आ गई, इंग्लैंड आ गया, ऑस्ट्रो हंगरी आ गया, ये सब क्या कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर अपना बाल्कन्स के ऊपर, इस बाल्कन एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे अपना कंट्रोल ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं इस एरिया के ऊपर, ताकि दूसरे के ये अब आपस में ही फाइट करने लग रहे हैं। ठीक है, ये अब आपस में ही फाइट करने लग रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, इनका जो पावर है वो बढ़ जाएगी। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये एक सीरीज क्रिएट कर देती है वॉर की इन सबके बीच में और फाइनली इसके साथ क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक
पहुंच जाते हैं। इनका जो वार वाला सिस्टम है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए, नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914, और 1914 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। ठीक है, तो नेशनलिज्म जो है इंपीरियलिज्म के साथ साथ की भी हमें अपना नेशन को बढ़ाना है, नेशनलिज्म की फीलिंग भी है, साथ ही साथ में इंपीरियलिज्म की फीलिंग है। तो ये यूरोप को कहाँ लेके जाता है, 1914 में एक डिजास्टर की तरफ ले जाता है। जो क्या होता है डिजास्टर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। बट मीनवाइल many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। और इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है कि जो अदर कंट्रीज हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जिनको यूरोपियन पावर ने कॉलोनाइज कर दिया था, कॉलोनी बना लिया था, अपना राज कर रहे थे, अपना रूल कर रहे थे उनके ऊपर। तो 19th सेंचुरी में ये क्या करते हैं, इस इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करना शुरू कर देते हैं। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism। तो ये जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स हर जगह पे शुरू हो रहे हैं वो नेशनलिस्ट थे। कैसे कि वो एक खुद का इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना चाहते थे और उनके खुद के अंदर एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी इंस्पायर्ड थी वो इससे कि भी यूरोप के अंदर कलेक्टिव नेशनल यूनिटी आई है। ठीक है, तो उसके लिए हमें भी हमारी कंट्री के अंदर ऐसी कलेक्टिव नेशनल यूनिटी लेके आनी पड़ेगी, और साथ ही साथ में जो हम हैं इसी कारण से, इस कलेक्टिव नेशनल यूनिटी के कारण ही हम अपना एक इंडिपेंडेंट नेशनल स्टेट क्रिएट कर सकेंगे, जो कि क्या है, इंपीरियलिज्म को ख़त्म कर देगा। यूरोपियन आइडियाज और नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। और अब ये जो यूरोपियन आइडियाज था नेशनलिज्म का, कि यूरोप के अंदर कैसे नेशनलिज्म आया, कैसे बढ़ा, पहले वो सब सारी जगह चल रहा था, पर अब हर कंट्री का अपना अपना स्पेसिफिक वैरायटी आ गया नेशनलिज्म का। हर कंट्री अपने अपने हिसाब से सोचने लग गई थी। ठीक है, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। और पर ये जो सोसाइटीज के अंदर आइडिया आया नेशन स्टेट बनाने का, वो नेचुरल था और यूनिवर्सल था, कि सभी लोग क्या करना चाह रहे हैं, नेशन स्टेट क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ओके गाइज, यहाँ पे अपना ये चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।